चलो, कल हम लोगों ने पढ़ा था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उसके बाद में क्या पढ़ा था, एजियोट्रॉप्स एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो एजियोट्रॉप में हमने दो टाइप पढ़े थे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर रही हो अब, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बता सकते हो आप लोगों में से क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, किसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? और ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। बता सकते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी? Those properties depend only on the number of particles of solute dissolved in definite amount of the solvent and does not depend upon the nature of solvent. हाँ बिल्कुल सही। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। किसके ऊपर? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। तो वो प्रॉपर्टी जो सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करे और इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर। यानी अगर आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूट ले रहे हो, लेकिन उनकी अमाउंट क्या कर रहे हो आप लोग, सेम यूज कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी उनकी वैल्यू क्या होगी आपकी, चलो देखो, अगर आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है किनको हम बोलेंगे, वो प्रॉपर्टी है जो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, सॉल्यूट की अमाउंट पे, यानी उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कोई भी हो सकती है, बहुत सारी होती है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहला है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और फोर्थ है आपका ओस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ है ओस्मोटिक प्रेशर। देखो, जब हम सॉल्वेंट के अंदर क्या ऐड करें, सोल्यूट ऐड करें, और सोल्यूट कैसा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होगा, नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, यानी उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करें, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ उस सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। तो वो जो सॉल्वेंट आपका है उनकी इन प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज होगा। तो जब हम सोल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, और कैसा सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल, तो वहां पे वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्वेंट का वो क्या होगा, लो होगा, यानी उसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर। तो यानी फर्स्ट क्या आपकी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट। ठीक है, सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यानी अगर हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर हम ऐड कर दें, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना सॉल्वेंट का, वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। अगर पहले सॉल्वेंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉइल कर रहा है, और उस सॉल्वेंट में मैं क्या ऐड कर दूं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल का मतलब समझ में आ गया होगा कि जिसका खुद का वेपर प्रेशर क्या होगा, बहुत ही लो होगा। उस केस में उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, राइज हो जाएगा। मान लो कितना हो गया, 102, तो 2 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट उसका
एलिवेट हो गया ना, इंक्रीज हो गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जब हम सॉल्वेंट के अंदर अगर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा किसका? सॉल्वेंट का, वो क्या हो जाएगा आपका? डिप्रेस हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। तो वो क्या है आपकी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और लास्ट है आपका क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या। ठीक है, तो जैसे आपने डिफ्यूजन पढ़ा है उसका उल्टा होता है ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस में सिर्फ किसका फ्लो होगा? सॉल्वेंट का फ्लो हम देखेंगे। डिफ्यूजन में तो क्या हो सकता है? किसी का भी हो सकता है, सोल्यूट का भी, सॉल्वेंट का भी, गैसेस का भी, किसी भी सब्सटेंस का। लेकिन ऑस्मोसिस में हम लोग जब स्टडी करेंगे तब पता लगेगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ओनली सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सारा का सारा जब हम इसको पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे कि क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है, और किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो क्या थी वो प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? सोल्यूट की अमाउंट पे सॉल्यूशन के अंदर, और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। मान लो हमने एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया, उसमें 2 ग्राम मैंने डाल दिया क्या? ग्लूकोज। 2 ग्राम मैंने क्या डाल दिया? सोल्ट। तो वहां पे जो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू है ना वो सेम रहेगी, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड करती है ये? उसकी अमाउंट पे। तो 2 ग्राम अगर हम यूज करें इसका मतलब क्या होगा? उसकी अमाउंट क्या रहेगी? सेम, यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? अगर सेम है उस केस में क्या होगा आपका? जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी। तो वो प्रॉपर्टीज है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना, ये जो कंसेप्ट है किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, या फिर क्या बोल सकते हैं हम उसको? नियरली आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और नियरली आइडियल सॉल्यूशन सिर्फ उसी केस में एप्लीकेबल है, कंसंट्रेटेड के ऊपर ये एप्लीकेबल फिर नहीं होंगी। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसीलिए हमने क्या लिखा है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपनी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर मैं आप लोग को बता चुकी थी कि वेपर प्रेशर क्या होगा। अब हमें पढ़ना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये हमें प्रूव करना है कि ये किस तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो क्या है फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट on the addition of non-volatile solute in it, on the addition of non-volatile solute। अब नॉन वोलेटाइल और वोल्यूट में अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। वोलेटाइल का मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो और वेपर प्रेशर क्या हो? हाई। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसका क्या हो? लो वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो अब देखो वेपर प्रेशर क्या बताया था मैंने? वेपर प्रेशर है जो प्रेशर वेपर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, सरफेस ऑफ लिक्विड पे, जब वो क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगे। किसके साथ में? लिक्विड के साथ में। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद दैट लिक्विड, वो क्या होगा आपका? वेपर प्रेशर होगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मान लो आपका ये था प्योर सॉल्वेंट हमने लिया पहले, ये क्या है अपने पास में? प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमने क्या किया? उसी सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? सोल्यूट। तो ये अपना क्या बन गया फिर? सॉल्यूशन। यानी ये जो प्योर सॉल्वेंट था उसमें हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया? इसमें सोल्यूट। कैसा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो अपने पास में क्या बन गया? ये सॉल्यूशन बन गया। अब ध्यान से सुनो, जब सॉल्वेंट था तब यहाँ सरफेस के ऊपर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके थे? सॉल्वेंट के थे। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स किसके थे? सॉल्वेंट के थे। अब जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या बोला हमने? जो प्रेशर वेपर्स एक्सर्ट करेंगे। वेपर कैसे बनेंगे? इवेपोरेशन से। और इवेपोरेशन क्या है? आपकी सरफेस फिनोमिनन है, यानी सरफेस से होगा ना। तो सरफेस पे जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे आपके, सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन भी फिर क्या होगा? ज्यादा होगा। और सरफेस पे जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे किसके? सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा है आपका? वोलेटाइल है, यानी उसका वेपर प्रेशर क्या है? हाई है, यानी उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ क्या है? सारे के सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के हैं,
तो क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका हाई होगा। और इसका जो वेपर प्रेशर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पी नोट। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको क्या बोल रही हूँ मैं, पी नोट। पी नोट इज दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमने इस सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ में कुछ मॉलिक्यूल किसके आगे, सोल्यूट के, है ना। अब सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल किसके होंगे, सोल्यूट के भी होंगे ना, जो मैं डार्क करके दिखा रही हूँ ये किसके बांध रही हूँ मैं, सोल्यूट के। अब देखो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, सरफेस के ऊपर डिक्रीज हो गए, और सोल्यूट हमारा कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, यानी इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी तो बिल्कुल ही लो है, वो तो एस्केप कर नहीं सकता, करना किसने है, सिर्फ सॉल्वेंट ने। और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि जो इवापोरेशन से जो वेपर्स बन रहे थे सॉल्वेंट के, वो क्या बनेंगे, अब कम बनेंगे। और सॉल्वेंट के वेपर्स अगर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा आपका, कम होगा ना। तो ये था आपका पी नोट। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में क्या बोल रही हूँ, पीएस। यहाँ ज्यादा वेपर प्रेशर था, यहाँ क्या है आपका, कम है। अब कितना कम हुआ, यानी पी नोट माइनस पीएस। ये था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आप ये भी बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो ये वाला कम हुआ ना पीएस, किससे, पी नोट से, कितना कम हुआ, डिफरेंस ले लो। तो पी नोट माइनस पीएस को मैं क्या बोलूंगी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कितनी अमाउंट से, कितने अमाउंट से लोअर हुआ। तो कितना लोअर हुआ, इसमें से इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, पी नोट माइनस पीएस अपना क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ इतना, लोअरिंग क्यों हुई वो समझ में आ गया, कि पहले सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के थे, तो वेपर्स किसके बन रहे थे, सॉल्वेंट के, तो हाई वेपर प्रेशर था। अब सॉल्यूशन में क्या हो गया, कुछ मॉलिक्यूल सोल्यूट के आ गए, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे डिक्रीज हुए, तो वेपर्स भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे, यानी वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो पी नोट ग्रेटर था, पीएस क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हुआ, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, कि कितने नंबर से वो डिक्रीज हुआ, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। कि सॉल्वेंट का ये क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब हमने प्योर सॉल्वेंट ले रखा था तब। ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, क्योंकि सोल्यूट का खुद का वेपर प्रेशर तो है ही नहीं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो कितना वेपर प्रेशर उसका घटा, कितना घटा, पी नॉट माइनस पीएस। ठीक है, बोलो इतना क्लियर है, समझ में आया नहीं, चलो अब देखो। ओके, अब हमने क्या पढ़ा था, रोल्स लॉ पढ़ी थी ना। तो रोल्स लॉ के अंदर हमारा एक एक्सप्रेशन आया था, क्या था, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू क्या था, एक्स बी, था ना ये एक्सप्रेशन। तो पी नोट माइनस पी एस क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नीचे क्या है पी नोट, वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये कंप्लीट टर्म को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्यों, ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन रिलेशन टू, या फिर रिलेटिव टू प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में अगर हम रिलेट करें उससे, तो कितना वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज हुआ। तो ये टोटल जो टर्म है आपकी वो क्या थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे। इसका मतलब पी नोट माइनस पी एस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एक्स भी क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन है किसकी, सोल्यूट की, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, पी नोट माइनस पी एस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब अगर मैं मोल फ्रैक्शन को ओपन करूं तो मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट यानी सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और टोटल में कौन होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बोलो, मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, उसकी, उस कंपोनेंट की मोल का फ्रैक्शन, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। अब अगर अपना सॉल्यूशन जो है वो क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर अपना सॉल्यूशन, क्योंकि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं,
डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ, डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ कि सोल्यूट की अमाउंट जो है वो बहुत ही कम है, यानी कंसंट्रेशन क्या है वहां पे, वेरी वेरी लो। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, यानी कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन अप्रोच करेगी किसको, जीरो को। और कंसंट्रेशन होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर C जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसको अप्रोच कर रहे हैं, जीरो को। C अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है, और C क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स किसको अप्रोच करें, जीरो को। तो यहाँ देखो अगर सोल्यूट के मोल जीरो को अप्रोच करेंगे तो NB प्लस Na को मैं Na लिख सकती हूँ ना, क्योंकि Na के कंपैरिजन में NB क्या है, बहुत ही स्मॉल है। सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन में सोल्यूट के मोल क्या है, बहुत ही कम है, यानी ये वाली टर्म क्या है, नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू Na इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अपना क्या बन गया यहाँ से देखो, P नॉट माइनस PS इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नीचे क्या बचा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, किसके केस में, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर। तो हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ से कि जो P नोट माइनस PS जो है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के, है ना, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। यानी इसको भी आप लोग आगे ओपन कर सकते हो, तो P नोट माइनस PS इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे, यानी सोल्यूट की अमाउंट पे, यानी उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। और जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी सोल्यूट के, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बताओ क्लियर हुआ कुछ, क्या प्रूव कर दिया हमने कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो था वो किसके इक्वल था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ठीक है, यानी P नोट माइनस PS विल बी प्रोपोर्शनल टू XB। XB को क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B यानी सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। अगर आपका सॉल्यूशन जो है बहुत ही डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वेरी वेरी लेस, तो उस केस में क्या होगा, NB की वैल्यू बहुत ही कम होगी इन कंपैरिजन टू Na। तो हम क्या करेंगे, NB को यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो क्या हो गया, NB अपॉन Na। तो P नॉट माइनस PS जो है डायरेक्टली डिपेंड करे किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, और जो प्रॉपर्टी सोल्यूट की अमाउंट पे उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी ये हमारी क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और इसको आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ये जो हमने अभी जो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। जो अभी अभी हम पढ़ रहे थे ना कि पहले हमने क्या ले रखा था, प्योर सॉल्वेंट, फिर हमने क्या किया, उसमें क्या ऐड कर दिया, सोल्यूट। तो यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे सरफेस पे फर्स्ट केस में, उस केस में इसका वेपर प्रेशर क्या था, P नोट। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि भाई हम ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। मान लो मैंने पहले इसमें डाला 1 मोल, ठीक है, तो 1 मोल जब हमने डाला तो इसमें से जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स थे वो क्या है आपके, मान लो दो पार्टिकल किसके बन गए, अब सोल्यूट के आगे 1 मोल डालने से, तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल डिक्रीज हुए, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, यानी PS की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर मान लो ये आपका जो है अगर 0.5 एटमॉस्फेयर था प्योर के केस में, तो अब वो डिक्रीज होके कितना बन गया, 0.4। ठीक है, जब हमने 1 मोल सोल्यूट ऐड किया, अब अगर मैं 2 मोल सोल्यूट ऐड कर दूं तो क्या होगा, लगभग 4 पार्टिकल किसके आ जाएंगे, सोल्यूट के। अब ये अगर 4 आ गए तो बताओ सॉल्वेंट और भी डिक्रीज हुआ ना, तो PS की वैल्यू क्या होगी, अब और भी डिक्रीज होगी, और वो डिक्रीज होके कितनी होगी, मान लो 0.3। तो पहले देखो इनका डिफरेंस P नॉट माइनस PS का कितना था, फर्स्ट केस में 0.5 माइनस 0.4 यानी 0.1। सेकेंड केस में जब हमने 2 मोल डाले सोल्यूट,
तब पी नॉट माइनस पी एस किसके इक्वल हो गया 0.5 माइनस 0.3 यानी कितना 0.2। तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू भी क्या हो रही है बढ़ रही है। तो यही चीज है ना यहाँ पे कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे सोल्यूट के लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। और जो प्रॉपर्टी सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करेगी उसको हम क्या बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, ये तो रोल्स ने लिखा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बोलो? यस मैम। एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हम इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके किस तरीके से किसी भी अननोन सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या है टॉपिक? कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो क्या है अपने पास में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या है एक्स बी। यही है ना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब वो पूछ रहे कि इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप लोग कैसे किसी भी सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट से हम क्या निकाल देंगे कि कितना आपका पी नॉट है कितना आपका पी एस है। एक्सपेरिमेंट हमने किया हमने क्या किया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकाला सॉल्यूशन का निकाला इनका डिफरेंस ले लिया तो क्या आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस। निकाल दोगे ये वैल्यू आप, उसको डिवाइड कर दो किससे पी नॉट से तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी ना। वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इसकी जगह पे, है ना। जो भी वैल्यू आई यहाँ पुट की हमने किसके इक्वल है एक्स बी के इक्वल। और एक्स बी क्या होता है आपका एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखो ध्यान से, अब हमने कौन सा सॉल्वेंट लिया था, मान लो मैंने वाटर लिया और वाटर की कितनी अमाउंट ली मुझे पता है ना, यानी मुझे उसके नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो गए मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। तो मैंने कितना ग्राम वाटर लिया वो मुझे पता है, उसका मोलर मास मुझे पता है, यानी मुझे क्या पता होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता है। ऐसे जो सोल्यूट मैंने लिया अननोन है, मुझे नहीं पता कौन सा सोल्यूट है, लेकिन वो कितना यूज किया वो मुझे पता है कि 1 ग्राम यूज किया 3 ग्राम किया 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी है, यानी उसका मास मुझे पता है, उसका मोलर मास नहीं पता ना। तो यहाँ पे क्या पता होगा हमें, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के उसमें हमें उसका मास पता है, मोलर मास नहीं पता है ना। ये चीज क्या है अपने पास में अननोन है और यही हमें निकालना है। तो क्या होगा ये जो आपका एन बी है ये अननोन है आपके लिए और एन ए क्या है नोन है और ये वैल्यू आपने निकाली दी तो वहां से क्या आ जाएगा फिर आपका एम बी की वैल्यू। तो देखो क्या होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के, तो मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाई एन ए क्या होगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए मास अपॉन मोलर मास प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अगर आपका बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उस केस में क्या हो जाएगा फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ही डाइल्यूट अगर है तो आप कर सकते हो क्या NB को नेग्लेक्ट इन कंपैरिजन टू Na। ठीक है, तो क्या हो जाएगा NB अगर नेग्लेक्ट होगा यानी WB अपॉन MB यहाँ से हटा दो तो क्या आ गया WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। अब देखो सॉल्वेंट का मास हमें पता है, सॉल्वेंट का मोलर मास हमें पता है, सोल्यूट का मास हमें पता है और ये हमने एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया तो अननोन क्या बचा सिर्फ MB। तो वहां से क्या आ जाएगा अपना MB आ जाएगा। तो किसके इक्वल होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू MA अपॉन WA नहीं WA अपॉन MA चेक कर लेना भाई और मल्टीप्लाई बाई WB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा MB। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। देखो सही लिखा है एक्सप्रेशन,
भाई मैंने मान लो क्या किया, 1 ग्राम कोई सोल्यूट डाला 10 ग्राम वाटर में, ठीक है। वहां से मैंने क्या किया, पहले वाटर का वेपर प्रेशर निकाला यानी पी नोट आ गया। फिर वो जो सोल्यूट ऐड करने के बाद जो सोल्यूशन बना उस सोल्यूट का और वाटर का, उसका मैंने वेपर प्रेशर निकाला पीएस। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, पी नोट माइनस पीएस। उसको पी नोट से डिवाइड कर दिया तो वो वैल्यू आ गई मेरे पास में। मान लो वो वैल्यू आपकी निकल के आ गई कितना, 0.1, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ इसमें 0.1 पुट करो, किसके इक्वल था, एक्स बी के इक्वल। एक्स बी क्या था, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, 1 ग्राम को अगर मैं 100 ग्राम में डालूं तो क्या होगा, सीधा सीधा क्या है, डाइल्यूट है वो। उस केस में क्या होगा, नीचे से एन बी आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। और अगर डाइल्यूट नहीं है तो उस केस में इसको यहाँ रख लो और फिर उसको सोल्व कर लो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ क्या किया हमने, नेग्लेक्ट किया एन बी को, तो क्या आ गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब देखो मैंने क्या बोला था कि 1 ग्राम सोल्यूट लिया, यानी मुझे डब्ल्यू बी पता है 1। अब क्या लिया मैंने, 10 ग्राम वाटर, यानी डब्ल्यू ए कितना हो गया 10, वाटर का मोलर मास 18, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.1। तो क्या आ जाएगा निकल के, आपका एम बी आ जाएगा सीधा सीधा। बोलो क्लियर है या नहीं ये बात। तो हम किसी भी सोल्यूट का मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, लोअरिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को यूज करके, बताओ। यस मैम। कैलकुलेट कर सकते हो ना। सिंपल है कि एक्सपेरिमेंट करके हमने उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। बाकी हमें ये पता है कि सोल्यूट हमने इतना ग्राम डाला, इतने ग्राम सॉल्वेंट में। तो अननोन क्या है उस सोल्यूट का, क्योंकि अननोन सोल्यूट था ना वो, तो हमें उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं पता कि वो कौन सा सोल्यूट है, उसका कितना मॉलिक्यूलर मास है। तो वो मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है एक्सपेरिमेंटल, जो मैं बोल रही हूँ ना कि एक्सपेरिमेंट करके हम प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम वही पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये होगा अपना नेक्स्ट टॉपिक। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ experimental determination of relative lowering of vapor pressure। experimental determination of relative lowering of vapor pressure, यानी किस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन में दो तरह के एक्सपेरिमेंट है अपने पास में। एक है स्टैटिक मेथड और दूसरा है डायनेमिक मेथड, ठीक है। यानी स्टैटिक मेथड को यूज करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और डायनेमिक मेथड को भी यूज करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में जो है वो है डायनेमिक मेथड के अंदर है, और ये नाम से किसी को कोई भी नाम से नहीं दे रखा कि कौन सा मेथड आपको करना है। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक एक एक्सपेरिमेंटल मेथड आपको स्टडी करना है, क्योंकि वहां सिलेबस में मेंशन्ड और पेपर के अंदर आता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई भी एक मेथड एक्सप्लेन करो कि किस तरीके से हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक मेथड हमने पढ़ना है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए जो मेथड मैं करवा रही हूँ वो है आपका ओस्टवाल्ड एंड वेकर्स डायनेमिक मेथड। तो इसके लिए हमारा जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो है ओस्टवाल्ड एंड वेकर्स डायनेमिक मेथड। ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। ओस्टवाल्ड एंड बेकर्स डायनेमिक मेथड। तो पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ इसका, आप लोग साथ के साथ में उसको नोट करना और साथ में उसको समझना। ओस्टवाल्ड एंड बेकर्स मेथड, ठीक है।
आप लोग ड्रॉ करना इसको साथ में। देखो ये हमारे पास में सिस्टम हमने ले रखा है, नीचे हमने इसको वाटर से फिल कर रखा है। 6 बल्ब हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। 3 है हमारे कौन से, सॉल्यूशन के बल्ब, और 3 है हमारे सॉल्वेंट बल्ब। यानी जो पहले 3 जो बल्ब है इसके अंदर हमने क्या फिल कर रखा है, सॉल्यूशन। जो भी हम स्टडी करना चाह रहे हैं जिस भी सिस्टम पे, जिस भी सॉल्यूशन पे, तो फर्स्ट 3 बल्ब में हम लोगों ने क्या फिल कर रखा है, सॉल्यूशन। और लास्ट जो 3 बल्ब है इन तीनों में क्या है अपने पास में, प्योर सॉल्वेंट। इनमें क्या है, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, यहां से हम पास करवा रहे हैं क्या, ड्राई एयर। ठीक है, ड्राई एयर, और लास्ट में ये यहां से निकल रही है। ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर एक हम एडिशन भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी क्या ऐड कर सकते हैं, वो बाद में हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, कर लिया ड्रॉ सबने। अच्छा, ये आपको अब शो नहीं हो रहा। कर लिया ड्रॉ, बताऊं अब। यस मैम। चलो देखो, यहां से देखो 3 हमने टोटल 6 बल्ब लिए हैं। पहले 3 में हमने क्या फिल कर रखा है, सॉल्यूशन, और आखिरी जो 3 है उनमें हमने क्या फिल कर रखा है, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो यहां से हमने क्या पास करवाई, ड्राई एयर। ठीक है, ड्राई एयर पास करवाई। अब वो जो एयर है इन बल्ब से जब पास होगी तो जो सॉल्यूशन वाले बल्ब है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, वेपर्स प्रेजेंट होंगे। यानी यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, सॉल्यूशन का। जैसे ही गैस यहाँ इन बल्ब से पास होना स्टार्ट करेगी तो वो सैचुरेट होगी ना किसके साथ में, इन वेपर्स के साथ में। जो ड्राई एयर पास होगी वो सैचुरेट होगी किसके साथ में, सैचुरेटेड विद वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी वो वेपर्स को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी ना वेपर्स को। ये जो वेपर होंगे किसके, सॉल्यूशन के, उनको टेक करेगी। तो जब वो सैचुरेट होगी, कब तक, जब उस एयर का जो प्रेशर होगा, कब तक होगा, जब एयर का जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तब वो क्या होगी, वहां से आगे निकल जाएगी। तो
तो जैसे ड्राई एयर यहाँ से पास हुई तो क्या होगा, यहाँ पे वेपर्स प्रेजेंट है, उन वेपर्स को लेगी, वेपर्स को जब लेगी तो क्या होगा, उस एयर का प्रेशर इंक्रीज होगा। कब, अब वो यहाँ से कब पास होगी बाहर, जब उसका जो प्रेशर होगा एयर का वो किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर। यानी पहले 3 बल्ब में वो जो एयर है वो किससे सैचुरेट होगी, किससे, वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब वो एयर यहाँ से पास हो जाएगी तीनों बल्ब से, जब वो आगे जाएगी तो इन बल्ब का वेट जो है वो डिक्रीज होगा या नहीं होगा, बताओ। यहाँ जो वेपर्स प्रेजेंट थे सॉल्यूशन के, उनको किसने ले लिया, एयर ने, तो इन तीनों बल्ब का वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा या नहीं होगा, होगा होगा ना। तो जो डिक्रीज हो रहा है वो किसके कोरिस्पॉन्डिंग होगा, जो डिक्रीज हो रहा है वो किसके कोरिस्पॉन्डिंग होगा, कितना वेपर प्रेशर था किसका, सॉल्यूशन का। भाई तीनों का जो वेट डिक्रीज होगा, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ वेट इन सॉल्यूशन बल्ब, कितना वेट लॉस होगा टोटल, बताओ कितना वेट लॉस होगा टोटल, किसके इक्वल होगा वो, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा या नहीं होगा, बताओ भाई, समझते हुए चलना, ऐसे नहीं आएगा नहीं तो फिर। और ये लिंक